अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। हमने पहला वाला चैप्टर जो है मैथमेटिक्स का वो कवर कर लिया, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको डाउट्स है या कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। आज हमें पढ़ना है पॉलिनोमियल्स के बारे में, ठीक है। आपको बेसिक आइडिया तो होगा पॉलिनोमियल्स का, ठीक है। पढ़ा होगा आपने 8th क्लास में, ठीक है। 8th क्लास में चैप्टर 1 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। कौन सा होगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। उसमें पढ़ाया जाता है पॉलिनोमियल्स को, ठीक है। वहां पे आपने पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन दे के थी, उसमें दे के होती है, ठीक है। उसमें आपको ये बोला जाता है कि मोनोमियल्स किसे कहते हैं, बाइनोमियल्स किसे कहते हैं और ट्राइनोमियल्स किसे कहते हैं, ठीक है। और फिर उसको जनरलाइज किया जाता है और बोला जाता है कि पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं। देखो, हम वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आते हैं जो हमें पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा सा पहले हम बेसिक क्लियर करेंगे। देखो, आपके पास अगर कोई सबसे पहले, हाँ, एक और चीज जो मुझे समझानी है कि वेरिएबल के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है। फिर भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं उसके बारे में पहले। वेरिएबल एक्स, देखिए, हम मैथ्स में आपने देखा होगा ज्यादातर जगहों पर हम एक्स के बारे में जिक्र करते हैं, एक्स का जिक्र करते हैं, एक्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। एक्स के बारे में क्या पढ़ते हैं यहाँ पे? एक्स हो, ये एक वेरिएबल है, ठीक है। आप क्या करते हैं, ज्यादातर हम इसका वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। वैल्यू कैसे फाइंड करना है, ठीक, ये भी मैं सिखाऊंगा। आगे हम सीखेंगे कैसे इसका वैल्यू फाइंड करते हैं, कहाँ पे इसका यूज होता है, किस लिए हम ये एक्स लिखते हैं, ठीक है। वैसे ही आपके पास हम वेरिएबल यूज करते हैं वाई, कभी कभार जेड भी यूज करते हैं, ठीक है। और आपकी अपनी मर्जी है, कुछ भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। कोई भी अल्फाबेट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, इनमें से, या इनके अलावा अगर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये वेरिएबल्स होते क्या हैं, ठीक है। आपके पास एक मैं आपको इक्वेशन एक देता हूं, जैसे कि कुछ भी 7x + 1, नहीं देखते हैं कि कितना टफ है, क्या है, कैसा है, ठीक है, इज इक्वल टू 3, ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे x का क्या मतलब है, x किसे कहते हैं यहाँ पे? x एक वेरिएबल है। वेरिएबल का क्या मतलब है कि एक इक्वेशन मैंने आपको दी है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सेटिस्फाई का मतलब है जो इक्वल टू साइन है ना, इक्वल टू साइन का मतलब क्या है कि जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में है, ठीक है, वो बराबर है। इक्वल टू का मतलब होता है बराबर होना, ठीक है। जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में है वो बराबर है जो इक्वल टू के राइट साइड में है उसके, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। वो चीज, अब इस यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे x का एक वैल्यू देना पड़ेगा आपको, ठीक है, कि ये चीज सेटिस्फाई हो, ठीक है। ये चीज सेटिस्फाई होने का मतलब है कि ये चीज साबित हो जाए, ठीक है। क्या साबित हो जाए? कि ये वाला साइड इस साइड के बराबर है। वो कैसे साबित होगा? देखो, आप ये तो जानते हैं ना कि अगर, वैसे ये थोड़ी सी इक्वेशन जो है ना, इसमें आंसर जो है वो डेसिमल्स में आएगा, तो या फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। मैं ये वाला हटा देता हूं, थोड़ी आसान सी इक्वेशन बनाता हूं, ठीक है, आपको वैसे समझ में आएगा। जैसे कि क्या बनाए, 5x - 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक आसान सी इक्वेशन है, ठीक है। इसका वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में नहीं आएगा, डायरेक्टली एक नंबर आएगा, ठीक है। तो देख लो आप इस इक्वेशन को। आप इस इक्वेशन में क्या करोगे, आप आपको x का वैल्यू मैं कहूंगा कि आप फाइंड करके दो, या इसको सिर्फ यहाँ पे इक्वल टू लिख देते हैं, ये नहीं लिखते हैं, ठीक है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये है, देखो, 5x = 10। आपके पास दिया गया है कि 5 को जब मैं मल्टीप्लाई, जब बीच में कोई निशानी नहीं होगी ना, कोई भी साइन नहीं होगी, ना प्लस की, ना माइनस की, ना डिवाइड की, तो ये जो साइन होती है ना, यहाँ पे कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब होता है कि x और 5 आपस में क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 5 × x, ठीक है। अब इंटू मल्टीप्लाई की साइन और x थोड़ा एक जैसे होते हैं ना, तो हम इसको अवॉइड करते हैं, इसको लिखते नहीं है, ठीक है। तो 5x लिखना ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। और टाइम भी बचाएगा ये आपको, ठीक है। ये वाला, इसमें जितना टाइम लगेगा वो भी बच जाएगा, ठीक है, ओके। और देखो, और यहाँ पे देखो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 5 को ब्रैकेट में रखो और x को ब्रैकेट में रखो। जब भी ऐसे ब्रैकेट्स में होंगे, बीच में कोई साइन नहीं होगी, उसको भी हम मल्टीप्लीकेशन में मानते हैं, ठीक है। ये चीजें याद रखना, ठीक है, ये हमें काम आएंगे आगे, ठीक है, ओके ओके। अब देखो, यहाँ पे क्या करना है, x जो है ये एक वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब होता है जो वेरी करे, वेरी मतलब जो चेंज होता रहे, क्या हो, जो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहे, जिसका वैल्यू चेंज होता रहे, ठीक है। देखो, यहाँ पे x को कुछ वैल्यू मिलेगा, कुछ वैल्यू हमें देना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। सेटिस्फाई होने का मतलब है कि जो लेफ्ट साइड में है वही राइट साइड में भी होना चाहिए, ठीक है। अब लेफ्ट साइड में क्या है, राइट साइड में क्या है, 10,
तो लेफ्ट साइड में भी 10 होना लाजमी है, ठीक है, जरूरी है कि 10 होना चाहिए यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, आपको x का एक वैल्यू देना पड़ेगा। क्या वैल्यू देंगे x को कि ये लेफ्ट साइड में भी 10 हो जाए और राइट साइड में भी 10 हो जाए। और ये आप जानते हैं कि x किस में है, मल्टीप्लीकेशन में है 5 के, ठीक है, 5 के साथ ये मल्टीप्लीकेशन में है। तो आप ऐसा कोई नंबर नहीं देखना कि आप यहाँ पे लिखोगे 5, आप कहोगे कि 5 और 5 प्लस 5 10 होते हैं, तो यहाँ पे 10 हो गया सेटिस्फाई, यहाँ पे प्लस नहीं है, ठीक है। या आप कहेंगे यहाँ पे ठीक है हम और कुछ कर लेंगे, ठीक है, जैसे कि 10 डिवाइड बाई 5 कर देंगे, 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे, 5 के साथ 10 डिवाइड बाई 5 कर देंगे, ठीक है, 5 ऐसा कर सकते हैं कुछ। लेकिन चलो ये ज्यादा वहां जाने की जरूरत नहीं है। क्या देखेंगे आप, ठीक है, क्या देखेंगे आप, आपको पता है कि आप जब मल्टीप्लाई करोगे 5 को किसके साथ, 2 के साथ, तो वो भी 10 के बराबर आता है, ठीक है। इज इक्वल टू, पहले ये वाला 10 लिखेंगे हम, ये लिखा है यहाँ पे, तो 5 की जगह पे x की जगह पे क्या लिखा 2, 5 2 कितना होता है 10 इज इक्वल टू 10। तो हो गया ना यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इस साइड ये वाला साइड उस साइड के बराबर हो गया, ठीक है। x का एक वैल्यू मिल गया हमें, ठीक है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि x का एक ही वैल्यू आएगा, ठीक है, कभी कभार इक्वेशन बदलेगी। 5x इक्वल टू 10 है ना, इसको कर देते हैं 5x इक्वल टू 15, ठीक है। अब देखो x को क्या मैं मल्टीप्लाई करूं कि 15 आ जाना चाहिए, तो आप देखो यहाँ पे 5 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो वो 15 आएगा। तो यहाँ पे 5 3 15 होता है इज इक्वल टू ये 15, देखो फिर से हो गया, ठीक है, सेटिस्फाई हो गया। अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या आया 3, तो यहाँ पे देखो ये चेंज हो रहा है, इसका वैल्यू वेरी हो रहा है, चेंज हो रहा है, पहले 2 था फिर 3 हो गया। कोई और इक्वेशन होगी इसमें 7 आ सकता है, कुछ भी वैल्यू आ सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम ये कहते हैं कि ये वेरिएबल है, ठीक है, इनमें से कोई भी वेरिएबल होगा। अच्छा ये क्लियर हो गया, ओके। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या पढ़ना है, आपके पास ऐसे कुछ लिखा होगा, ठीक है, मैं फिर बोलूंगा कि इसे क्या कहते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 7, ठीक है। ये देखो ये आपने कुछ याद आया होगा, हाँ 8th में पढ़ा है हमने, ठीक है, ठीक है, आप लोगों ने 8th में पढ़ा होगा ये, ठीक है। अब देखो हो सकता है याद ना आए, लेकिन बार बार हम पढ़ते रहते हैं ना, 8th में क्या फिर 9th में भी रिपीट होता रहता है, फिर 10th में भी पढ़ते रहते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि याद आ गया होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, आपको यहाँ पे गिनना है, यहाँ पे देखना है कि इसमें टर्म्स कितनी है। टर्म किसे कहते हैं, देखो जो भी चीज जो भी यहाँ पे लिखा है मैंने, ठीक है, अगर ये प्लस या माइनस के साथ क्या हो रहा है, इसको हम प्लस या माइनस से अलग अलग कर पा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि 7 माइनस यहाँ पे कुछ और लिख देते हैं 5z, ठीक है, देखो 5z क्या लिखते हैं 5z। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे एक प्लस साइन है, एक प्लस साइन है, एक माइनस साइन है। यहाँ पे इसकी टर्म्स आप गिन सकते हो, कैसे गिन सकते हो, जो भी ये प्लस और माइनस है ना, ये इस टर्म्स को अलग अलग करता है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन नहीं करेगा टर्म्स को अलग अलग, ठीक है। इनको कहा जाता है ये इसकी एक टर्म है, ठीक है, ये जो मैंने लिखा ना ये इसकी एक टर्म है 2x, ये इसकी दूसरी टर्म है 3y, ये इसकी तीसरी टर्म है और ये चौथी टर्म है। और वैसे ही माइनस 9 अगर लिख दें, ये इसकी 9p लिख देते हैं, ठीक है, ये इसकी 5वीं टर्म है, ठीक है। ऐसे टर्म्स अलग अलग की जाती है, ठीक है। ये नहीं गिनना आप कि जैसे कि 2 एक टर्म है, x दूसरी टर्म है, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन टर्म्स को नहीं गिनेगा। टर्म्स कैसे, इनको टर्म्स को अलग अलग नहीं करेगा, टर्म्स को अलग अलग प्लस या माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक टर्म आ गई, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, 5वीं टर्म, ठीक है, ऐसे हम टर्म्स में लिखते हैं, ठीक है। ये आपने 8th में पढ़ा है, ठीक। उसके बाद देखो अब जब आप ऐसा लिख पा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, आपने 8th में पढ़ा ये है कि अगर आपके पास ऐसा लिखा हो 2x एक ही टर्म हो, ठीक है, इस सारी टर्म्स के बजाय एक ही टर्म मैंने लिख दी, ठीक है, या ये वाली टर्म नहीं लिखते हैं और कुछ लिख लेते हैं, ठीक है, 7x लिखते हैं, ठीक है, ये एक टर्म लिख दी मैंने, एक ही टर्म है ना, क्योंकि और प्लस माइनस और कोई नंबर नहीं है, ठीक है, कोई भी टर्म नहीं लिखी है मैंने, ठीक है। तो ये एक टर्म है, इसको कहा जाता है मोनोमियल। क्या कहा जाता है, मोनोमियल, ठीक है। यह भी इंपॉर्टेंट सिर्फ समझने के लिए, लिखना नहीं है, लिखोगे तो लिख लो, नहीं लिखना है तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि 10th का जो है ना वो बेसिक्स मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूं ताकि आपको आगे समझ में आए, ठीक है। फायदा क्या, अगर बेसिक्स ही ना समझ में आए तो फिर आगे पढ़ के क्या फायदा, वो तो समझ में ही नहीं आएगा ना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 7x जो है वो क्या है, मोनोमियल है, ठीक है। ऐसी जितने भी एक एक टर्म वाली होंगी ना, एक एक टर्म होगी, जैसे कि कोई भी, जैसे कि 9y, ठीक है,
10z, ठीक है, प्लस माइनस कुछ नहीं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो इनको मोनोमियल्स कहते हैं, ठीक है, ये मोनोमियल है, ये मोनोमियल है, मोनो का मतलब होता है एक, तो वही हो गया मोनोमियल, ठीक है। वैसे ही अगर इसमें दो टर्म्स आ जाए, ठीक है, कितनी टर्म्स आ जाए, दो टर्म्स आ जाए, जैसे कि यहां पे आप देख लो 7x प्लस 5y, ठीक है, दो टर्म्स आ गई ना, तो ये एक बाइनोमियल है, तो ये मोनोमियल नहीं रहेगा, ये क्या है, बाइनोमियल, ठीक है। वैसे ही अब ऐसे आ जाए 7x प्लस z y प्लस 3, ठीक है, तीन टर्म्स आ गई ना, ये एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म्स, ठीक है, इनको कहा जाता है ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, ठीक है। अब देखो ये ट्राइनोमियल है, ठीक है। अब क्या होता है इसमें कि अब आपको जानना यह है कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल बोला जाता है जिसकी दो या दो से ज्यादा टर्म्स होंगे ना, ठीक है, उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। जिस भी एक्सप्रेशन में, ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं, ठीक है, अब मैं यूज कर रहा हूं एक्सप्रेशन बोल, ये जो मैंने लिखा था ना, जैसे कि 2x वो लिखा था, ठीक है, जैसे ये 3x प्लस 5y प्लस 7, इसको कहा जाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दो या दो से ज्यादा टर्म्स होंगी, ठीक है, समझना बात को, दो या दो से ज्यादा टर्म्स, दो यानी कि बाइनोमियल, या दो से ज्यादा टर्म्स, तीन होंगे तो ट्राइनोमियल, 4 5 6 उनके लिए नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, उन सबके लिए एक ही नाम बोला जाता है, दो या दो से ज्यादा टर्म्स के लिए एक ही नाम बोला जाता है, पॉलिनोमियल्स। तो हम इसको कहते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल है, क्या है, दिस इज अ पॉलिनोमियल, ये सारा एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्या होता है ये आपने समझ लिया, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। अब हम आहिस्ता आहिस्ता ये सीखेंगे कि पॉलिनोमियल्स हमें कहां पे जरूरत लगते हैं, ठीक है, हम कहां पे इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक, किस लिए हम पढ़ते हैं इसको, ठीक है। ये पॉलिनोमियल्स हैं, ओके, ठीक है, ये हो गया पॉलिनोमियल्स। अब पढ़ते हैं हम इसकी डिग्री के बारे में। अब देखो आपके पास एक पॉलिनोमियल देके होगा, ठीक है, पॉलिनोमियल आपके पास देके होगा 3x प्लस 10y, या हम एक वेरिएबल का इस्तेमाल पहले करते हैं, y की जगह पे कुछ x ही लिखते हैं, 10, ठीक है, 3x प्लस 10, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या कहा जाता है कि अगर आपके पास ये जो वेरिएबल है, ठीक है, x जो वेरिएबल है, अगर इसके पावर में जो इसका सबसे ज्यादा पावर होगा, यानी कि x यहाँ पे एक से ज्यादा भी हो सकते हैं कभी कभार, देखो फिर एग्जाम्पल बदलते हैं, x क्यूब प्लस 3, देखो ये एक मैंने क्या लिखा, एक पॉलिनोमियल है ये, ठीक है, क्योंकि इसमें कितने टर्म्स हैं, खुद से बोलो कितने टर्म्स हैं, एक, ठीक है, दो, तीन, तीन टर्म्स है ना, तो ये तीन टर्म्स इसमें आ गई। अब ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि दो या दो से ज्यादा टर्म्स वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को क्या कहा जाता है, पॉलिनोमियल कहा जाता है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कि अब इसकी डिग्री क्या है। पॉलिनोमियल आपने सीख लिया, दो या दो से ज्यादा टर्म्स वालों को पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब इनकी डिग्री क्या होगी, ठीक है, डिग्री क्या है, डिग्री जिसे कहते हैं, ठीक है, डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की, डिग्री कहा जाता है, इसमें सबसे पहले आप वेरिएबल ढूंढो, ठीक है, वेरिएबल क्या है इसमें, x, हाँ मिल गया x, क्योंकि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, ठीक है, यहाँ पे x नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ढूंढो कि x का सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, कहने का मतलब है जो रेस पावर, जो यहाँ पे हम ऊपर पावर लिखते हैं ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका है, देखो इसका क्या पावर है। जब मैंने कहा था उस पहले वाले वीडियो में पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर किसी, जहां पे हमने वो 2 रेस पावर n 5 रेस पावर m के बारे में पढ़ा था, याद होगा ना, वहां पे मैंने आपको कहा था, ठीक है, कि अगर यहाँ पे आपके पास पावर नहीं दिया होगा, x ही लिखा होगा, या वहां पे अगर 2 लिखा था या 5 लिखा था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप इसके ऊपर पावर लगा सकते हैं 1, ठीक है, जिसके साथ कोई नहीं, वहां पे 1 होता ही होता है, ठीक है, इसके साथ रेस पावर में 1 हमेशा रहेगा। तो इस x के रेस पावर में क्या है, 1 है, जिसमें नहीं होगा ना कुछ भी पावर, तो वहां पे 1 होगा, जरूर 1 वहां पे रख सकते हो आप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस x को पावर 1 है, इस x का पावर कितना है 3, तो इसमें सबसे ज्यादा पावर कौन सा वाला हुआ, ये वाला हुआ ना 3 का, तो हम कहेंगे कि ये वाला पॉलिनोमियल जो है, पूरा पॉलिनोमियल 3x प्लस 10x क्यूब प्लस 3, ये वाला पॉलिनोमियल जो है, ये क्या है, दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ठीक है। एक बार मुझे चेक करने दो, इसे डिग्री कहते हैं या ऑर्डर कहते हैं, ये पहले देख लेते हैं, ठीक है, हाँ डिग्री ही कहते हैं, ठीक है।
ओके, तो क्या कहते हैं इसे, ये क्या डिग्री है इसकी, ठीक है 3, ठीक है, ये है ऑफ डिग्री 3। ओके, वैसे ही आपके पास और भी पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, जैसे ये देख लो 3x³ प्लस 7x³ प्लस 11x⁵ प्लस 9x, ठीक है, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब यहां पे मुझे बोलो, कोई आपसे पूछे कि इसकी डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की, तो क्या कहोगे आप, सबसे पहले वेरिएबल ढूंढो, वेरिएबल इसमें x है, ठीक है, उसके बाद हाईएस्ट पावर किसका है, हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर यहाँ पे है 5, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 5 होगी, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, ये था डिग्री, कैसे डिग्री हम फाइंड करते हैं, ठीक है। ओके, अब पॉलिनोमियल्स का इस्तेमाल आप कहां पे करते हैं, आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो आपने 8th में पढ़ी होगी ना, उसमें हम x का वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बोला, ठीक है, उसके लिए आपको इक्वेशन एक दी होती है, फिर आप वो फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो वो हमें इसके बाद करना है, जिसमें हमें जीरोस फाइंड करने हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं, ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूं ये अभी इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इसके बाद अगर आप ये सीख लोगे ना, तो फिर आप इजीली बाकी की एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे कोई फायदा नहीं है ना डायरेक्ट एक्सरसाइज करवाना, क्या फायदा वैसे, फिर आप सिर्फ वो याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे सीख लो पहले, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाता हूं इस वक्त किसके बारे में, एक्सीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आगे भी आपको काम आएगी और इसमें भी काम आएगी, ठीक है। देखो, अगर आपके पास एक, अभी तक जो आप पढ़ते हैं आपने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा है ना, पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, नंबर लाइन, ठीक है। ये एक नंबर लाइन है, ठीक, यहां पे हम ये वाला पॉइंट इसका नाम रखते हैं 0, ठीक है। नंबर लाइन पे याद होगा ना, वो जब हम एरो ऐसे देते थे, फिर हम कोई पॉइंट फाइंड करना होता था, जैसे ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, आगे भी जा सकता है, ठीक है। अब जितनी जगह होगी उतनी आप लिख सकते हो कॉपी पे, ठीक है। -2, -3, ठीक है, जितना जहां तक ले सकते हो आप, -4 जहां तक चाहिए, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको कहूंगा कि मुझे आप इस पॉइंट की पोजीशन बताओ कहां पे है, ये पॉइंट एक है, ठीक है, पोजीशन बताओ इसकी, बोलूंगा ये पॉइंट कहां पे है, ठीक है। अब आप कैसे बोलोगे, क्या बोलोगे आप, कहां पे है ये पॉइंट, आप कहेंगे ये पॉइंट 3 पे है, नंबर लाइन जो आपने ड्रॉ की है उसके पॉइंट यहां पे, जहां पे 3 लिखा है आपने, ये पॉइंट बिल्कुल वहां पे है, ठीक है। अब मैं आपसे यहां पे कहूंगा, यहां पे बोलो ये पॉइंट कहां पे है, तो आप बोलोगे बिल्कुल बीच में है, 1 और 0 के बीच में है, इसका मतलब कहां पे होगा, 0.5 पे ही होगा, ठीक है, बीच में है ना, बिल्कुल। तो आपको नंबर लाइन के ऊपर जहां जहां मैं पॉइंट रखूंगा, आप उस पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, बता सकते हैं कि वो पॉइंट किस पोजीशन पे है, कहां पे है, ठीक है। आप इस नंबर लाइन पे इजीली बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहां पे क्या सवाल उठा, सवाल ये उठा कि अगर ऐसा हो कि अब जब भी कोई पॉइंट इस नंबर लाइन पे होगा, आप वो फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल आप आसानी से पता लगा सकते हो। लेकिन सवाल ये उठा, अगर यही पॉइंट यहां पे रख दें, हम यहां पे रख दें, तो अब आपको पूछा जाए कि ये पॉइंट की पोजीशन, इस पॉइंट की पोजीशन क्या है, कहां पे है ये पॉइंट, तो आप कैसे बोलोगे, आप कहोगे कि ये देखो ये 3 के सीध में है ना, बिल्कुल इसके सीध में है, ठीक है। यहां से अगर हम ड्रॉ करें, लगभग ये 3 के नजदीक है, तो आप कहोगे कि ये 3 पे है, नहीं कहोगे, क्यों नहीं कहोगे, क्योंकि अगर आप 3 कहते हो तो हम क्या करेंगे, हम यहां से ढूंढना स्टार्ट करेंगे, हम इस 3 पे आके रुकेंगे, तो हम देखेंगे यहां पे तो पॉइंट है ही नहीं, तो कहां पे है पॉइंट, तो ये तो कुछ अजीब ही हो गया ना, ठीक है। पॉइंट यहां पे, आप कहोगे इसके ऊपर, लेकिन वो तो नंबर लाइन में आ ही नहीं रहा है, इस लाइन में आ ही नहीं रहा है ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट यहां पे है ही नहीं, आप कह ही नहीं सकते कि ये 3 पे है। तो आप कैसे इसको सॉल्व किया गया, ये किया गया कि कहा गया कि अगर हम यहां पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, हम एक नंबर लाइन ऐसे भी ड्रॉ करेंगे जो कि बिल्कुल इसके 0 में से पास होके जाएगी, ठीक है, इसके 0 में से पास होके जाएगी। अच्छे से पढ़ना, इस लेक्चर को स्किप नहीं करना है, ठीक है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये आपको आगे भी काम आएगा, ये आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा नंबर लाइन के बारे में, इस एक्सिस के बारे में, इसको कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, इसके बारे में आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है।
इसीलिए इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो देखो अब इस पॉइंट की अपोजिशन को क्या किया इन्होंने, अब इन्होंने कहा एक और नंबर लाइन हम ड्रॉ करेंगे, लेकिन वो कैसा होगा, वर्टिकल होगा, यानी कि वो ऊपर से नीचे लाएंगे हम। इसे हॉरिजेंटल कहते हैं, इसे वर्टिकल कहते हैं, ठीक है। अब जितनी गैप यहाँ पे होती है ना 0 से 1 के बीच में, उतनी गैप यहाँ पे भी रखनी होती है, ठीक है। इसमें गैप का कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये मतलब आप वेरी नहीं कर सकते हो। लगभग हमने बना लिया, ठीक है, रफली बनाया है, बन ही गया। इसको यहाँ पे ले जाते हैं 5, ठीक है, लगभग ठीक है, ठीक है ना। अब यहां से भी, यहां से -1, क्योंकि देखो इसके राइट साइड में जो होता है ना वो प्लस वाले नंबर्स होते हैं, और इसके लेफ्ट साइड वाले में जीरो यहाँ पे इसका रेफरेंस होता है, ठीक है, ओरिजिन इसे कहते हैं, ठीक है, जहां से ये नंबर स्टार्ट होते हैं। तो इसके लेफ्ट साइड वाले, जीरो के लेफ्ट साइड वाले माइनस में लिए जाते हैं। वैसे ये ऊपर वाली जो एक्सीज है ना, इसको एक्सीज इनको कहते हैं, ठीक है। ये नंबर लाइन्स मैंने ड्रॉ की ना, इनको एक्सीज कहते हैं, ठीक है। इसको एक्स एक्सीज कहते हैं, एक्स एक्सीज, ठीक है। और इसको कहते हैं, जो ये दी जाती है इसको कहते हैं वाई एक्सीज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आप ड्रॉ कर रहे हो ना, ये जो ड्रॉ किया आपने, आप क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे जो आपने ये एक्स वाई एक्सीस ड्रॉ की है, इसके ऊपर वाली जो भी नंबर्स आएंगे ना वो प्लस में लिए जाएंगे और नीचे वाले माइनस में लिए जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने एक्स एक्सीस में किया, -4 -5, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो, अब इसकी पोजीशन अब आपको बोली जाए कि इसकी पोजीशन कहां पे है, तो आप कैसे फाइंड करोगे। देखो इसकी पोजीशन आप फाइंड करने का तरीका हमें मिल गया, ठीक है, और बिल्कुल आसान तरीका मिला, पहले वाले से थोड़ा क्या बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। हम इसकी पोजीशन आप फाइंड कर सकते हैं कि ये पॉइंट यहाँ पे किस जगह पर है, ठीक है। अब देखो कैसे फाइंड करना है। जब भी इसकी पोजीशन फाइंड करनी होगी, पहले देखो कि ये एक्स कोऑर्डिनेट में, यानी कि एक्स एक्सिस में कितने स्टेप्स आगे चला है, ठीक है, कहां पे है, एक्स एक्सिस में किस जगह पर है। तो देखो यहां से 1 2 और 3, लगभग 3 के ऊपर है, ये लगभग 3 के ऊपर है। तो ये 3 वाला पकड़ लिया हमने, ठीक है, 3 पकड़ लिया। तो आप लिखोगे, लिख के रखो ये 3, इसकी जगह एक्स एक्सिस में 3, ठीक है, यानी कि एक्स एक्सिस में हमें 3 स्टेप्स आगे चलना है, ठीक है। तो हमें मिल गया एक्स एक्सिस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई। वाई एक्सिस देखो, वाई एक्सिस में कितना चलना है, 1 2 3 4 5, लगभग ये 5 की सीध में है ना, थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं, 5 ही रखते हैं, ठीक है, ताकि ये बिल्कुल 5 ही लगे, ठीक है। यहां से 3, यहां से 5 पे है ना, तो हम यहां पे लिखेंगे (5), ठीक है, ये पॉइंट है, ठीक है, ओके। तो यहां पे आप क्या करेंगे, ये इसका यहां पे आपने क्या किया, आपने अब ये लिखने का एक तरीका है, इस पॉइंट को यहां पे आप लिखेंगे 3 5 ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। इसको लिखने का तरीका, ये जो है ना, ये चीज हमें दिखाता है कि इस पॉइंट की पोजीशन कहां पे है। जो उसमें पहला वाला लिखा जाता है ना, पहला वाला नंबर लिखा जाता है, वो लिखा जाता है कि ये एक्स से कितना दूर है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस में कितना दूर है, ठीक है, एक्स एक्सिस में, यानी कि हमें एक्स एक्सिस में कितने स्टेप्स आगे चलना है। और जो ये वाला पॉइंट है ना, ठीक है, ये वाला जो ये 5 हमने लिखा, पहले यहां पे लिखा जाता है एक्स का, फिर उसके बाद 5 का, इसको ऐसे लिखना होता है, ठीक है, एक्स कॉमा वाई की शेप में, ऐसे फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखना होता है, एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में, ठीक है। जहां पे पहला वाला एक्स को दिखाता है और दूसरा वाला वाई को दिखाता है। ये हमारी कन्वेंशन नहीं है, ये हम यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप जहां पे भी पढ़ोगे, मैथ्स में जहां पे भी पढ़ोगे, ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि पहले वाई का लिखा जाएगा फिर एक्स का लिखा जाएगा, हमेशा याद रखना पहले एक्स का लिखा जाता है फिर वाई का, आपकी बुक में भी और आगे जहां पे भी आप पढ़ोगे, हर मैथ्स बुक में ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। ये एक तरीका है लिखने का, ठीक है, ये सबके लिए सेम है, ठीक। पहला वाला एक्स को दिखाता है कि ये एक्स एक्सिस में कितना आगे गया है, और दूसरा वाला वाई एक्सिस को दिखाता है कि वाई एक्सिस में कितना आगे गया है, ठीक है। अब देखो, जब आपको वहां से दिया हो, हाँ ऐसे कोऑर्डिनेट दिया है, ठीक है, देखिए, तो आप पहले पहचान जाने चाहिए कि यहाँ पे जो ये पहला वाला नंबर है, ये हमें क्या दिखा रहा है, एक्स एक्सिस, यानी कि आपको एक्स एक्सिस में आगे चलना है, 1 2 3 आगे, उसके बाद 5 कदम आगे जाना है वाई एक्सिस में। तो गिनो यहां से, 1 2 3 4 5, पहुंच गए इस तक, ठीक है, पॉइंट तक पहुंच गए। तो ये था तरीका कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, एक पॉइंट की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, किस पे, एक्सिस के ऊपर, ठीक है। वैसे ही अगर आपसे मैं ये कहूं कि आपके पास एक नंबर में दूं, यहाँ पे एक एक्सिस, जिसके इसको कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, ठीक है, पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई, ठीक है। अब मैं कोऑर्डिनेट आपको दूंगा, आपको बोलना है कि इस पे पॉइंट वो कहां पे है, ठीक है। देखो कोऑर्डिनेट आपके पास है
सिर्फ मैं कोऑर्डिनेट्स 0 और 5 के बीच में रखूंगा क्योंकि एक्सिस इतनी है, ठीक है। अगर मैं 6 और 7 लेके गया वो तो यहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है, तो वो फायदा नहीं है, ठीक, इसलिए मैं इसके अंदर ही रखूंगा ये कोऑर्डिनेट्स। अब पहले मुझे ढूंढ के दो 1,1, ये कोऑर्डिनेट ढूंढ के दो, ठीक है। ओके ओके, ढूंढ के दो ये पॉइंट कहां पे होगा। अब इसका क्या मतलब है, पहले है एक्स, ठीक है, पहले एक्स होता है ना, तो पहले यहां पे लिखा हुआ है 1, ठीक है, यानी कि एक्स की तरफ आपको एक स्टेप आगे जाना है, तो एक्स की तरफ हम एक स्टेप आगे गए, पहुंच गए यहां। उसके बाद दूसरा है वाई, दूसरा वाई होता है ना, लेकिन वाई में क्या है 1, यानी कि वाई में हमें कितने स्टेप आगे जाना है, एक स्टेप, ठीक है, 1 स्टेप आगे जाना है, तो यहां से हम वाई की तरफ एक स्टेप आगे जाएंगे, तो ये रहा ये पॉइंट होगा 1। ओके, तो ये मिल गया हमें इसकी कोऑर्डिनेट। तो कितनी आसानी से आपने इस पॉइंट की पोजीशन फाइंड कर दी, ठीक, पोजीशन पता थी, इस पार्टिकल को ढूंढ लिया कि कहां पे रखना है, ठीक है, पोजीशन के बारे में पता लग गया, ठीक है, किससे, कोऑर्डिनेट से। अब ये ढूंढ के दो मुझे 3,1, ये वाला पॉइंट कहां पे होगा। देखो पहला वाला 3, यानी कि पहला हमें एक्स कोऑर्डिनेट में देखना है, ठीक है, चलो एक्स कोऑर्डिनेट में 1, 2 और 3 आ गया 3। फिर उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट में कितना चलना है, एक स्टेप, क्योंकि 1 है ना, वाई कोऑर्डिनेट में एक स्टेप, तो वाई कोऑर्डिनेट ऊपर की तरफ जाता है ना, तो यहां से एक स्टेप इसकी सीध में, ठीक है, तो यहां पे आ गया ये पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 3,1, और कोई पॉइंट इसको कोइंसाइड नहीं करेगा, ठीक है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो इसके ऊपर क्या करेगा, इसके साथ मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कोई और कोऑर्डिनेट होगा, किसी के कोऑर्डिनेट कुछ और होंगे तो वो इसके साथ मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, इसके ऊपर नहीं, बस इसने अपनी जगह पकड़ ली, बस इसके बगैर और कोई इसकी जगह नहीं लेगा, इसकी जगह और कोई नहीं लेगा, इसकी जगह कोई नहीं लेगा, एक पॉइंट एक ही कोऑर्डिनेट दिखाता है, ठीक है, आपको समझ में आ गया। ये है क्या कहते हैं इसे, एक्सिस के बारे में, ठीक है, आ गया ये समझ में, ठीक। वैसे भी हम इसमें अगर समझ में नहीं भी आया होगा ना, आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, ये आराम से समझ में आ जाएगा। और एक और चीज कि फिर भी हम ये रिपीट करते रहेंगे, ठीक है, आगे वाले लेक्चर्स में भी बार बार हमें पढ़ना है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हमें ये चीज पढ़नी है, ठीक, तो ये बार बार रिपीट होता रहेगा, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन पढ़ो, ठीक है, इसको बार बार देखना है, ठीक है, बुक्स को नजर देनी है, ठीक है। अब देखो मैं एक काम करता हूं, मेरे पास एक पॉइंट होगा, ठीक है, इतना ही काफी है फिलहाल के लिए, इतना काफी है, ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं करते हैं लेक्चर को। अच्छा ये फाइंड करके दो, ठीक, -3, -1, ये वाला कोऑर्डिनेट बोलो कहां पे है, ठीक है, वो तो दिखा दिया। अब यहाँ पे देखो -3 एक्स की तरफ जाना है, एक्स यहाँ तो माइनस वाले नंबर नहीं है ना, माइनस वाले नंबर यहाँ जा रहे हैं, 1, 2, 3, ये है ना -3, एक्स की तरफ आगे -3, ठीक है, क्योंकि पहला वाला एक्स ही दिखाता है, ठीक है, दूसरा वाला वाई दिखाता है ना -1, वाई की तरफ नीचे जाना है क्योंकि माइनस वाले नीचे हैं, तो लेकिन कहां पे, -1 की तरफ, -1 की सीध में और यहां से 3 की सीध में, ये वाला पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे -3, -1, ये वाला पॉइंट मिल गया ना, ठीक है। पोजीशन कैसे फाइंड होगी, कितनी इजीली, देखो उसमें क्या पहले वाले केस में, पहले वाले जब एक ही नंबर लाइन थी तब हमें सिर्फ नंबर लाइन पे जो पॉइंट थे उनके बारे में ही इंफॉर्मेशन मिल रही थी, लेकिन अब हमें जो नंबर लाइन से बाहर पॉइंट निकल रहे हैं, ठीक है, उन पॉइंट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, हमें पता लग रहा है कि वो पॉइंट कहां पे होगा, ठीक है। ओके, तो ये था नंबर लाइन के बारे में जो कि आपको आगे काम आएगा, ठीक है। अब ये हटा देते हैं, अब देखो कोई पॉलिनोमियल लो, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल लेते हैं, 7x + 3, ठीक है, इस पॉलिनोमियल को देखो, ये पॉलिनोमियल है, हाँ बिल्कुल, क्यों, इसमें 2 टर्म्स हैं, ठीक है, हर बार जरूरी नहीं है एक यही यूज करो, आप माइनस भी यूज कर सकते हो, ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, ठीक है, टर्म्स को कौन अलग करता है, सिर्फ प्लस या माइनस, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन नहीं करता है, ठीक है, तो यही चीजें हमें अलग करनी है इसको। तो ये एक पॉलिनोमियल है, क्यों, पॉलिनोमियल में क्या होता है, उसमें 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स होनी चाहिए, हाँ 2 हैं इसमें, तो ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका क्या है, हम कहते हैं कि ये पी एक पॉलिनोमियल है, पी पॉलिनोमियल से को डिनोट करता है, ठीक है, पी का मतलब है पॉलिनोमियल, और ये पॉलिनोमियल बराबर है इसके, ये दिया हुआ है हमने, ठीक है। इस पॉलिनोमियल को आप ब्रैकेट में एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है। इस एक्स का क्या मतलब है, यानी कि ये पॉलिनोमियल जो है ना, ये ब्रैकेट में लिखने का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, हालांकि मल्टीप्लीकेशन होता है, जो मैंने कहा ना वो मल्टीप्लीकेशन होता है, लेकिन ये यहाँ पे लिखने का तरीका है, इसका मतलब है जो पॉलिनोमियल है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है। देखो ये पॉलिनोमियल एक्स पे डिपेंड कर रहा है या नहीं, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है, एक्स पे। इसको आप कभी कभार
कभी कभार आप इसको y भी लिख सकते हो, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, y ही लिखोगे वो भी ज्यादा बेहतर है, ठीक है। y इज इक्वल टू 7x माइनस 3। पी ऑफ एक्स लिखो, इसको पढ़ा जाता है पी ऑफ एक्स, ठीक है। ये लिखो पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 7x माइनस 3 या y इज इक्वल टू 7x माइनस 3 लिखो, एक ही सी बात है। ये चीजें क्या दिखाएंगी, इसको अब ऐसे लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 7x माइनस 3 लिख लिया हमने। अब ये चीज क्या जताएगा, ये चीज क्या दिखाता है, ये असल में हमें नंबर लाइंस की तरफ ही लेके जाता है, ठीक है। जहां पे ये x एक्सिस है 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, ठीक है, इन्हीं की तरफ लेके जाता है। देखो यहाँ पे क्या है, y जो है ये है, ठीक है, ये y है, y एक्सिस, और ये है x एक्सिस इस तरफ की, यहां से भी और यहां से भी, ठीक है, ये दोनों, ये x एक्सिस है, ठीक है, और ये है क्या, y एक्सिस। तो यहाँ पे y का वैल्यू आपको निकालने के लिए आपको x का वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो x का मैं वैल्यू कुछ लूंगा, ठीक है, मैं देखूंगा y का कुछ वैल्यू क्या निकलता है, y का क्या वैल्यू निकलेगा। अब ले लो x का कोई वैल्यू, सबसे पहले ले लेते हैं 0। जब मैं x का वैल्यू 0 लेता हूं, ठीक है, तो y किसके बराबर होगा, y इज इक्वल टू x की तरफ, x यहां पे क्या लगाएंगे, x का वैल्यू खुद 0 ले रहे हैं हम, ठीक है। मैं अभी सिर्फ समझा रहा हूं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ठीक है। मैं आपको खुद समझ में आएगा कि ऐसा मैं क्यों कर रहा था, ऐसा क्यों दिखा रहा हूं ये, ठीक है। तो अब x का वैल्यू 0 लगाना है, कहां पे, इस इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में, यहां पे। तो यहां पे आप 0 लगाओगे तो ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी ना, ये वाली, क्योंकि 7 इंटू 0, क्योंकि x का वैल्यू 0 देना है, 7 इंटू 0 0 हो गया, तो y किसके बराबर निकला, 7 इंटू 0 हो गया। यहाँ पे देखो 7 x की जगह पे लिखा 0 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 7 0 0 माइनस 3, तो 0 माइनस 3 माइनस 3 होता है। तो y कितना निकला, कितना निकला y, माइनस 3। तो माइनस 3 कहां पे है, यहाँ पे, ये रहा पॉइंट, ठीक है। वैसे ही अब मैं x का वैल्यू कुछ और देता हूं, 1 देता हूं, ठीक है, 1 तो x का वैल्यू, ठीक है। तो ये y किसके बराबर होगा, x 7, x की जगह पे लिखेंगे 1 माइनस 3, ठीक है। अब देखो 7 1 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 कितना होता है 4, तो y निकला 4 के बराबर। देखो इस वक्त +4 आया, ये देखो यहाँ पे आ गया +4, यहाँ पे आ गया नहीं, ठीक है। अब देखो पहले मैंने क्या दिया था, x का वैल्यू 0, ठीक है, ये वाला लिया था। तो देखो यहाँ पे x जो y का वैल्यू है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक है। कैसे वेरी कर रहा है, x से, x के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है, x के साथ वेरी कर रहा है। x को कहते हैं यहाँ पे क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट मतलब कि इसका कोई भी वैल्यू आप दे सकते हो, लेकिन y जो है वो इस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। y का वैल्यू हम खुद से नहीं चूज कर सकते थे, x का अगर मैंने 0 ले लिया, y का इसके बगैर कोई वैल्यू निकल सकता था, y को ये इक्वेशन सेटिस्फाई करना है, ठीक है, इसको इसके बराबर होना है। तो x अगर 0 हो गया तो y का वैल्यू -3 आना ही है, y का वैल्यू -3 के बगैर और कुछ नहीं आएगा। आप देखो इक्वेशन में सेटिस्फाई कहां होगा, y यहाँ पे डिपेंड कर रहा है किस पर, x पर, ठीक है। x का जो भी वैल्यू 1 दिया मैंने, y का वैल्यू 4 आया, मैं कुछ और दूंगा, x का वैल्यू 10 दे देते हैं, ठीक है, 7 इंटू 10 -3, ठीक है, y इज इक्वल टू 7 10 70 -3, 70 -3 कितना होता है 67, है ना। देखो y का वैल्यू फिर से चेंज हो गया, तो y का वैल्यू डिपेंड करता है x के ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको p ऑफ x कहते हैं, या इसको y ऑफ x भी आप कह सकते हो, क्योंकि y यहाँ पे डिपेंड कर रहा है किस पर, x पर, ठीक है। ये सिर्फ मुझे समझाना है अभी, ठीक है, अभी हम दिखवा नहीं रहे हैं, अभी हम एक्सरसाइज पर नहीं आए, ठीक है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब देखो जो भी पॉलिनोमियल डिग्री 1 का होता है ना, ठीक है, 3x प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल है, और हम इसको ऐसे लिखेंगे p ऑफ x, ठीक है, या y से भी, y और मैं यहां पे लिख के रखता हूं, और y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब मुझे बोलो इसकी डिग्री क्या है, पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हैं, 3x और 1, 2 टर्म्स है ना, तो पॉलिनोमियल, 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स होने को पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ पे डिग्री क्या है इसकी, तो आप बोलोगे सबसे पहले हमें ढूंढना है इसमें वेरिएबल ढूंढना हमने, एक x, और x का पावर क्या है, मैंने कहा जिसका कोई पावर नहीं होगा उसका 1 पावर हमेशा होता है, ठीक है। तो x का पावर क्या है 1, तो इसकी डिग्री क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 1, क्या है इसकी डिग्री 1। अब डिग्री 1 होने, जब 1 होना किसी भी पॉलिनोमियल की, जब डिग्री क्या हो 1 हो, तो हम उससे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल,
ठीक है, क्या कहते हैं, लीनियर। लीनियर का मतलब होता है, लीनियर हो गया 1, ठीक है, ठीक है, लीनियर जो यहां पे है वो 1 ही को दिखाता है, ठीक है। जो भी पॉलिनोमियल डिग्री 1 का होगा उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। अब कोई भी पॉलिनोमियल कभी कभार ऐसा होगा y इज इक्वल टू कुछ 5x² प्लस 7x माइनस 1, ठीक है, ऐसे हो तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। देखो क्योंकि इसमें कितनी टर्म्स है, 1 2 और 3, 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स वालों को पॉलिनोमियल कहते हैं, तो ये पॉलिनोमियल है। अब इसकी डिग्री क्या है, सबसे पहले आप ढूंढोगे वेरिएबल, वेरिएबल है इसमें x, और सबसे ज्यादा पावर इसका क्या है 2, क्योंकि इसका पावर है 1, जिसमें कोई पावर नहीं है उसमें 1 पावर होता है, इसमें 2 पावर है, तो इसका डिग्री, इसकी डिग्री क्या है, इट हैज डिग्री 2, ठीक है। इसके पास डिग्री कितनी है, 2 है। जब डिग्री 2 होगी उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और वैसे ही हो गया ये क्लियर, ठीक है। अब अगर ऐसा हो कि आपके पास पॉलिनोमियल हो y इज इक्वल टू x³ माइनस x² माइनस 5x माइनस 9, ठीक है। देखो यहां पे अब मैं ये कहूंगा, पहले बोलो कि ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। अब ये बोलो इसमें डिग्री इसकी क्या है, सबसे पहले ढूंढोगे वेरिएबल, वेरिएबल मिला हमें x, क्योंकि यहां पे भी x है, यहां पे भी x है, यहां पे भी x है, ठीक है। अब x का पावर यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3, जो ज्यादा पावर जितना होगा वही डिग्री होती है, तो इसकी डिग्री कितनी आ गई, यही स्पेलिंग है ना, हाँ यही है शायद, हाँ डिग्री ये कितना है 3, ठीक है, इसकी डिग्री क्या है 3, ओके। तो मिल गया आपको। इससे कहते हैं हम क्या, इससे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ऐसे ही डिग्री 4, डिग्री 5, डिग्री 6 और भी डिग्रीज हैं, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके सिलेबस में सिर्फ क्वाड्रेटिक तक है, ठीक है, सिर्फ पावर 2 में, ठीक है, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको पढ़ना होगा, ठीक है, जो इसके बाद वाला चैप्टर है, ठीक है, ओके। तो ये हमने पढ़ लिया इनके बारे में, ठीक है। अब हमें देखो असल में जो हमारा काम है ना इसमें, इस चैप्टर में, वो है जीरोस फाइंड करना, ठीक है। जीरोस फाइंड करने का मतलब क्या होता है, देखो आपके पास एक इक्वेशन दी, पॉलिनोमियल दिया हुआ है 5x प्लस 3, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास एक्सिस है ना, एक x एक्सिस है, एक y एक्सिस है, तो पता है क्या होता है, देखो ये जो है ना, ये जो हमने यहाँ पे पॉलिनोमियल यहाँ पे बनाया ना, इसे हम इक्वेशन भी कहते हैं, क्योंकि जहां पे इक्वल टू साइन होती है इसको हम इक्वेशन कहते हैं। तो ये एक इक्वेशन भी है, ठीक है। इस इक्वेशन में क्या करोगे आप, जब आप इस इक्वेशन को नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हो ना, ठीक है, आप किसी भी कोई भी इक्वेशन जो है ना वो आप इस पे दिखा सकते हो, इस एक्सिस पे दिखा सकते हो, ठीक है, इसमें दिखा, कार्टेशियन एक्सिस में दिखा सकते हो आप, ठीक है, एक्स और वाई में दिखा सकते हो, ठीक। एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे दिखा सकते हैं। आसान सी कोई एग्जांपल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू x माइनस 1, ये एक पॉलिनोमियल है, x माइनस 1 एक पॉलिनोमियल है और ये इक्वेशन है, ठीक है। हमें इसको नंबर लाइन पे दिखाना है, ठीक है, नंबर लाइन पे दिखाना है। ये होता है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ठीक है, ये है -1, -2, -3, ठीक है। यहाँ से ये 1 2 3, यहाँ से ये -1 -2 और यहाँ से -3, ठीक है। देखो यहाँ पे x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कि x का कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है, y का वैल्यू इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको निकालना है कि आपको ये जो इक्वेशन है ना, ये कुछ हमें दिखा रहा है, कुछ हमें शो कर रहा है, कुछ हमें चीज बता रहा है। ये किस पे बता रहा है, नंबर लाइन पे कुछ दिखाएगा हमें, कोई एक डायग्राम सी बनेगी, इस इक्वेशन की वजह से एक डायग्राम बनेगी यहाँ पे, ठीक है। हमें देखना है वो कैसी है, एक फिगर बनेगी, ठीक है, हमें देखना है वो कैसी है, हमें इस इक्वेशन से पता लगेगा ये इक्वेशन किसकी है, किस चीज की है, ठीक है। देखो अगर मैं क्या करता हूं, मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं निकालता हूं कि यहाँ पे x का वैल्यू, ठीक है, x का वैल्यू मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है।
एक्स का वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा खुद से पुट y इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं बोलूंगा कि क्यों ऐसा कर रहा हूं। ठीक है, जब हम आगे पढ़ेंगे ना फिर मैं अभी इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहा हूं ताकि आगे पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, अभी मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि y इक्वल टू 0 क्यों ले रहा हूं। फिलहाल आप खुद से मान लो कि आप y इक्वल टू 0 ले लो। ठीक है, यहां से क्या होगा, इस इक्वेशन को देखो, यहां पे y की जगह क्या लिखोगे आप, 0 इज इक्वल टू ऐसे ही x माइनस 1। ठीक है, लिखा, ऐसे ही चलेगा। तो आप क्या करोगे, इस -1 को इस साइड में लेके आओगे, विच इंप्लाइज ये -1 इस साइड में है, इस साइड में क्या बनेगा, ये +1। ठीक है, ठीक है, और फिर इज इक्वल टू x, क्योंकि 0 को +1 करेंगे। यहाँ पे अगर आप ऐसे भी लिखते हैं 0 + 1, ठीक है, ये -1 इधर आके +1 गया, ये 0 + 1 लिखते तो वो भी 1 ही के बराबर होता है, तो हम यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो x का वैल्यू आपको किसके बराबर निकला, 1 के बराबर निकला, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x इज इक्वल टू 1। तो x आपको देखो, ये पॉइंट आपको कहां पे मिला, जहां पे y 0 था वहां पे x 1 के बराबर निकला, यही मतलब है ना इसका। ठीक है, जब मैंने x को y को क्या लिया, 0 लिया, तब हमें x किसके बराबर मिला, 1 के बराबर। तो वो वाला पॉइंट देखो जहां पे y 0 है, पहले वो वाला देखो, यहाँ पे ऐसी कौन सी जगह है जहां पे y 0 होगा। देखो ये जो लाइन है ना x एक्सिस, इस पे देखो यहाँ पे y 0 है ना, यहाँ पे y कितना है, 0, क्योंकि ऊपर तो गया ही नहीं, नीचे गया ही नहीं। यहाँ पे भी y 0 है, इस पॉइंट पे यहाँ पे भी y 0 है, क्योंकि ये ऊपर नीचे नहीं जा रहा है। y जो है ना वो कैसे चेंज होता है, ऊपर, या तो एक्सिस के ऊपर जाने से या एक्सिस के नीचे जाने से, एक्सिस के नीचे आने से। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे आगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे आप लाइन के ऊपर हैं। ठीक है, एक्सिस के ऊपर है, यहाँ पे ये 0 लिया जाता है y के लिए भी और x के लिए भी। आप ऊपर नहीं जा रहे हैं, आप सिर्फ x एक्सिस में आगे पीछे कर रहे हैं। ठीक है, आगे x एक्सिस में जा रहे हैं या पीछे भी आप x एक्सिस में जा रहे हैं, y एक्सिस में आप ऊपर या नीचे नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब y एक्सिस आपकी चेंज ही नहीं हुई, वो 0 पे ही है। तो x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे सब पर y एक्सिस कितनी होती है, 0। तो जब y एक्सिस 0 की बात की जाए तो x कितना निकला, 1। तो ये कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा, क्योंकि y एक्सिस में गया ही नहीं ना ऊपर। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ ऊपर नीचे नहीं जा रहे हैं, सिर्फ एक्सिस के ऊपर ही आ रहा है, ये वाला पॉइंट एक्सिस के ऊपर आ रहा है। क्यों, क्योंकि y यहाँ पे 0 के बराबर है। अब देखो, अब मैं x को लेता हूँ 0 के बराबर, x को मैंने लिया 0 के बराबर खुद से, तो y कितना आएगा, इसी इक्वेशन को देखो, y इज इक्वल टू x को लिखा 0, ठीक है, -1, तो विच इंप्लाइज y कितना आ गया, -1। ठीक है, y कितना आ गया, -1। तो y जब -1 आया, कहां पे है y, देखो x कहां पे 0 होगा, कहां पे 0 होगा, देखो यहाँ पे x 0 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे -2 के बाद कुछ वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे x -1 है, तो यहाँ पे x 0 है। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर मैं इसी से y एक्सिस की तरफ चलो, ठीक है, ये वाला पॉइंट देखो, यहाँ पे x कितना है, 0 होगा ना, क्योंकि देखो x, मैं सिर्फ y एक्सिस में नीचे आया हूँ, x एक्सिस में ना मैं राइट साइड गया ना लेफ्ट साइड गया, यहाँ बीच में ही हूँ। ठीक है, जहां पे 0 से स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे भी x एक्सिस 0 ही हुआ ना। याद रखना, x एक्सिस पर y हमेशा 0 रहता है और y एक्सिस पर x हमेशा 0 रहता है। ये आपने देख लिया कैसे, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब देखो यहाँ पे हमें y निकला -1, तो ये वाला पॉइंट कहां पे है, ये वाला, जब हमें x 0 था तब हमें y कितना निकला, -1, ये वाला पॉइंट आ गया। तो पता है क्या होता है, अगर हम यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज दे सकते हैं, x का यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो, 2 दे सकते हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जब आप इन सब वैल्यूज को आप दोगे, ठीक है, यहाँ पे हम सब वैल्यूज से नहीं देंगे ना, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो जब आप वैल्यूज दोगे, कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं आएगा, ये पॉइंट आएगा, ये पॉइंट आएगा। ठीक है, ये हमने फाइंड नहीं किया, ये आप फाइंड कर सकते हो, लेकिन ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज्यादा इसमें टाइम लगेगा, तो हम सारे पॉइंट्स फाइंड क्यों करेंगे, क्योंकि एक्स को आप इन्फिनाइट वैल्यूज दे सकते हो, बहुत सारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, वैसे ही -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 चलता रहेगा, ये एंड नहीं होगा। तो कितने वैल्यूज आएंगे, बहुत सारे आएंगे ना, तो सारे वैल्यूज देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो वैल्यूज मिलेंगे ना वो कुछ ऐसे मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे। तो यहां पे जब हम इन सब डॉट्स को ज्वाइन करते हैं ना, हमें एक लाइन मिलती है। अब समझ में आया हम इसे लीनियर इक्वेशन क्यों कह रहे थे। लीनियर मतलब एक लाइन होना, असल में वहां पे 1 जो डिग्री का है ना, जिसका डिग्री 1 होता है ना, उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, या लीनियर, इस इक्वेशन को आप लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। लीनियर का मतलब यहाँ पे लाइन है। ठीक है, ये एक लाइन असल में शो करता है, दिखाता है, ग्राफ पे एक लाइन दिखाएगा ये। ठीक है, देखो हमने देख लिया कैसे दिखाया इसने। हमेशा जब भी आपको फाइंड करना हो कि ये लाइन के पॉइंट्स कहां पे है, पहले y को 0 करो, x के वैल्यू निकालो, फिर x को 0 करो, y का वैल्यू निकालो, 2 पॉइंट मिलेंगे, उन 2 पॉइंट्स को स्केल पकड़ो और एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो आपको वो लाइन मिल जाएगी। तो इस लाइन की इक्वेशन असल में है, ये इक्वेशन जो लिखी थी ना, y इज इक्वल टू x -1, ये इस लाइन की इक्वेशन है। आप समझ पा रहे हैं ये, ठीक है, ये एक लाइन की इक्वेशन है। ऐसे ही आपको
जो भी इक्वेशन, ठीक है, इस फॉर्म में होगी, देखो इस फॉर्म में होगी, इस फॉर्म में होगी जो भी इक्वेशन, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जहां पे a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, और a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट मतलब इनका कोई भी वैल्यू हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है कॉन्स्टेंट। इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, a और b का वैल्यू चेंज नहीं होगा, x का होगा, x वेरिएबल है ना, इसका वैल्यू चेंज होगा। देखो मैंने अभी कौन सी इक्वेशन ली थी, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, ये इक्वेशन ली थी। अब देखो यहाँ पे इसको मैं इस जैसे इस फॉर्म में लाना है मुझे, ठीक है, y है जी, बिल्कुल y है। अब देखो यहाँ पे a, यहाँ पे a क्या है, a की जगह पे कुछ है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है। मैंने कहा यहाँ पे अगर इसको मैं मल्टीप्लाई में 1 लिखूं, ठीक है, x को मल्टीप्लाई में 1 लिखूं तो इससे कोई असर ही नहीं पड़ेगा, x 1 फिर से x हो गया, तो 1 यहाँ पे जो है ये a है, तो a कितना मिला हमें, 1 के बराबर। b कितना है, देखो ये है ना यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पहले इक्वेशन देख लो, उसके बाद y इज इक्वल टू, इसको मैंने लिखा 1 इंटू एक्स। अब देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस और फिर ब्रैकेट में लिखूंगा -1, तो यहाँ पे देखो ये बन गया ना, यहाँ पे a की जगह पे 1 आ गया, x की जगह पे x आ गया, प्लस की जगह पे प्लस है, b की जगह पे -1, तो यहाँ पे b आ गया -1 के बराबर, ठीक है। थोड़ा अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कोई बात नहीं, हम ये बहुत सारे क्वेश्चन हम इस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। इजी सी एक इजी एग्जांपल लेता हूं इसमें, जैसे कि 3x + 9। अब देखो इसको और इसको कंपेयर करो, इसको और इसको कंपेयर करो, देखो y की जगह y, ठीक है, इक्वल टू x a की जगह पे 3, तो यहाँ पे a हो गया 3 के बराबर। अब यहाँ पे प्लस, तो प्लस, b की जगह पे 9, तो b हो गया 9 के बराबर। इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लस लगाया था, क्यों, क्योंकि ये देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, प्लस माइनस असल में क्या होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस, ये वापस से यही इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, इस पे ये ज्यादा ध्यान मत दो, ठीक है, ये हम आगे सीखेंगे कैसे हम कर देंगे। तो देखो यहाँ से वैल्यूज मिल गई इसके a और b के, तो जब भी आपके पास कोई भी इक्वेशन होगी जो इस फॉर्म में होगी, ठीक है, जहां पे ऐसे, ठीक है, जनरली आप बोलोगे ax + b फॉर्म में, तो वो हमें क्या दिखाएगी, लाइन दिखाएगी, ठीक है। ये इक्वेशन भी हमें कहीं ना कहीं लाइन दिखाएगी, ठीक है। उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले y को 0 पुट करो, ठीक है, x का वैल्यू निकालो, फिर x को 0 पुट करो, y का वैल्यू निकालो। जहां पे y को 0 पुट करोगे ना, वो लाइन यहाँ पे, वो पॉइंट हमें x एक्सिस पे मिलेगा, जहां पे x को 0 पुट करोगे वो पॉइंट हमें y एक्सिस पे मिलेगा, तो उस दो पॉइंट्स को आप क्या करोगे, ज्वाइन करोगे, आपको उस लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हम ये निकालते हैं, ठीक है। ये था लीनियर इक्वेशन के बारे में, ठीक। वैसे ही जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, हाँ, बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बोल रहा था जीरोस के बारे में। अब मैं ये बोल रहा था जीरोस क्या होते हैं, जीरोस होते हैं वो वाले पॉइंट्स जो एक्स एक्सिस को कट करते हैं, ठीक है। जो पॉइंट्स जहां पे ये लाइन जो है ना, देखो ये हमारे पास बहुत सारी इक्वेशंस हैं, y इज इक्वल टू ax + b, इस फॉर्म में है ना, जहां पे भी x जो है नॉट एक्स, लाइन, जहां पे भी ये लाइन जो है ना, जो जिस लाइन की इक्वेशन आपके पास होगी, वो लाइन जहां पे भी एक्स को कट करेगी, एक्स एक्सिस को, ठीक है, एक्स एक्सिस कौन सी है, ये वाली, इसको जहां पे भी कट करेगी उसको कहा जाता है, उस एक्सिस का क्या, उस इक्वेशन का क्या, 0, ठीक है। क्या कहा जाता है, ये इसका 0 है। देखो यहाँ पे ये 1 पे कट कर रहा है ना, तो 1 जो है ना, x इज इक्वल टू 1 जो है ना, ये इस उस वाली इक्वेशन का क्या था, 0 था, ठीक है, ये उसका 0 था, ठीक है। वैसे ही आपके पास जो भी x का वैल्यू आएगा, जो भी पॉइंट x एक्सिस पे कट करेगा, ठीक है ना, आप समझ लें, जो भी पॉइंट, जो भी एक लाइन यहां से देखिए, जैसे ये लाइन ड्रॉ करेंगे हम, एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया हमने, एक्स एक्सिस पे कहां पे कट किया ऐसे, यहाँ पे, तो ये पॉइंट कहलाएगा, इस लाइन की इक्वेशन जो होगी ना, जो भी इक्वेशन होगी वो कुछ होगी ना, ax + b फॉर्म में, इसी फॉर्म में रहेगी ना इक्वेशन, तो इस लाइन का वो क्या कहलाएगा, ये वाला पॉइंट कहलाएगा इस इक्वेशन का 0, क्या कहलाएगा, 0, ठीक। y एक्सिस नहीं गिनना है आपको, y एक्सिस नहीं आपको देखना है, y एक्सिस पे ये कहीं पे भी कट करे, y एक्सिस पे यहाँ पे कट किया है ना, ये 0 नहीं होता है, 0 वो वाला पॉइंट होता है जहां पे ये x एक्सिस को कट करे, कौन, ये लाइन, जो भी लाइन आपने ड्रॉ की है, जिस लाइन की भी इक्वेशन आपके पास है, जहां पे ये एक्स एक्सिस को कट करता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है, ये पॉइंट जो है, ये उस इक्वेशन का क्या है, उस लाइन की इक्वेशन का 0 है, क्या कहलाता है, 0 है। असल में हम इसमें इंटरेस्टेड हैं सिर्फ ये फाइंड करने के लिए, जीरोस फाइंड करने के लिए, ठीक है, हमें असल में 0 ही फाइंड करने हैं, ठीक है। क्या 0 फाइंड करना है, 0 समझ में आ गया ना, किसे कहते हैं, ठीक है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी इसकी, और आपको ये अच्छे से और क्लियर होता रहेगा, ठीक है। हमें जीरोस ही फाइंड करने हैं, ठीक है, सभी इसमें। तो अगर आपसे मैं अब पूछूं एग्जाम्पल एक लेते हैं,
आपके पास ये एक्सीज है, ठीक है। अब यहाँ पे नंबरिंग नहीं देते हैं, ठीक है। आपके पास एक लाइन है, ठीक है, ये है, ठीक है। मान लो इसने यहाँ वाई एक्सिस पे अगर 3 पे कट किया, यहाँ मान लो इसने 5 पे कट किया, -5 पे, क्योंकि लेफ्ट साइड है ना, यहाँ पे ये इसका ऑरिजिन होता है 0, ठीक है। लेफ्ट साइड में माइनस आएगा, ये ऊपर वाली साइड में तो प्लस है, ठीक है। तो मैं पूछूंगा आपको कि इसका 0 क्या है इस इक्वेशन का, ठीक है। इसकी कुछ इक्वेशन होगी, अब कुछ ना कुछ इक्वेशन होगी, ठीक है। तो लिख लेना वो, ठीक है। लिखना नहीं है वो, आपको छोड़ो, रहने दो उसको। इक्वेशन होगी, अब मैं कहूंगा उस इक्वेशन का 0 क्या है, तो आप कहोगे ये है उसका 0, -5 उसका 0 कहलाता है, ठीक है। आप समझ रहे हैं, -5 उसका क्या कहलाएगा, 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस, हमेशा ये नीचे वाली जो हॉरिजेंटल एक्सिस होती है ना ऐसे, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, और ये वर्टिकल एक्सिस जो होती है इसको हमेशा वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो जहां पे ये वाई को काट रहा है वो नहीं देखना है, जहां पे ये एक्स को काट रहा है वो देखना है। ये लाइन जहां पे एक्स को काट रही है उसको कहते हैं क्या है कि ये इसका 0 है, -5 इसका 0 होगा। अच्छा, तो ये एक लाइन है, तो ये बोलो मुझे इसका 0 फाइंड करो, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ पे काट रहा है एक्स, देखो ये 0 से नीचे है ना, और वाई एक्सिस में, तो ये माइनस में होगा, -7 मान लो, और यहाँ पे ये मान लो ये है 10, मिसाल के तौर पर। हालांकि 7 इतना बड़ा है और 10 इतना छोटा है, ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता है ना, तो आप मान लो, ठीक है, मिसाल, ठीक है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखो, अब मैं आपसे पूछूंगी इस लाइन की इक्वेशन का 0 क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे नहीं ना, 7 नहीं 10। क्यों, आपको ढूंढना है कि एक्स एक्सिस पर ये कहां पे कट कर रहा है, ना कि वाई एक्सिस पर। ये वाई एक्सिस है ना, इस पे नहीं ढूंढना है, एक्स एक्सिस पे कहां पे कट कर रहा है। तो इस इक्वेशन के, इस वाली लाइन का जो इक्वेशन होगा उसका जो 0 होगा वो 10 होगा, ठीक है। अब ये 0 क्या होता है, ये क्यों हम फाइंड करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उसी में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि कैसे आप पहली एक्सरसाइज को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसी पे बेस है, आप इसको अच्छे से रिवाइज करें, ठीक है, अच्छे से पढ़ें। ओके, थैंक यू।